Assalamualaikum एंड हाय टू एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस फिज़िक्स पार्ट में से चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में और अच्छे अंदाज में समझाने की। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट और हम बहुत ही अच्छे वे में इसको डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और हम उसको उर्दू में बोलेंगे तवन्नाई के ज़राए। अब तवन्नाई के ज़राए मतलब जो हमारे माइंड में आता है वो है कि तवन्नाई, व्हाट इज़ मीन बाय तवन्नाई और एनर्जी। अब हम देखेंगे तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब वो जो एनर्जी है, चाहे कौन सा भी काम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी फ्रेंड के घर को जाना हो या कहीं से कुछ चीज़ उठानी हो, कहीं ले जानी हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं भी जानता हूँ और आप सब लोग भी जानते हैं। अब रहा सवाल ये कि ये जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है। एज ए ह्यूमन बॉडी हमारे बॉडी को जो है सो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एग्जैक्ट, हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है फूड से। यानी फूड क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं कि इंसान की बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, और फूड जो है सो सोर्स ऑफ एनर्जी है इंसान की बॉडी का। अब आगे देखिए, हम जो आज का ये जो चैप्टर है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हम इसमें जो है सो फूड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक में आएगा। यहाँ जो आज जो हमारा चैप्टर है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, जो एनर्जी हमें लगती है, जो एनर्जी हमें चाहिए, वो है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए लाइट यानी रोशनी, और जो रोशनी के लिए जो एनर्जी लगती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार हैं, और इसी तरह से बस, ट्रेन, मशीन्स, इट ये सारे जो चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ें भी एनर्जी से चलते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ों की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखेंगे वो है हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए, तो यहाँ देखिएंगे हम कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी तवन्नाई के अच्छे माखज़। उर्दू में अगर हम इसको बोलेंगे तवन्नाई के अच्छे माखज़, यानी तवन्नाई का अच्छा ज़रिया भी बोल सकते हैं हम। माखज़ का मतलब ज़रिया भी। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि तवन्नाई का अच्छा ज़रिया कौन सा है या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी ज़रिए को अच्छा ज़रिया बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ज़रिया है तवन्नाई का बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए हमें तकरीबन ये 4 पॉइंट्स देखना है। ये 4 पॉइंट्स जिसमें भी हमें नज़र आएंगे वो सोर्स ऑफ एनर्जी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। तो वो क्या है 4 चीज़ें, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए, फ़ी इकाई कमियत ज़्यादा काम कर सके। इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। इस पॉइंट को ज़रा हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ी इकाई कमियत ज़्यादा काम कर सके, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी थोड़ी सी चीज़ में ज़्यादा काम हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करें, कोयला लिए, क्या लिए? कोयला। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो कोयला लिए और साथ ही जो है सो लकड़ी भी लिए। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोयले को जब हम बर्न करेंगे तो इससे जो हीट एनर्जी मिलती है वो कंपेयर टू लकड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर कोयला जो है सो बेटर है कंपेयर टू लकड़ी। तो ये लकड़ी से जब जलाएंगे तो हम धुआं ज़्यादा आएगा, कोयले में उतना नहीं आता, सीधा आग यानी हीट मिलती है हमको, इसलिए जो है सो कोयला बेटर है, यानी कम कोयले में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो उसी तरह से यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास,
यानी फी इकाई कमियत ज़्यादा काम कर सके। एक फर्स्ट ये सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में पहले पॉइंट हमें ये देखना है। दूसरी जो चीज़ है किफ़ायती और आसानी से दस्तयाब हो, यानी वो सोर्स ऑफ एनर्जी गुड है जो किफ़ायती हो और आसानी से दस्तयाब हो। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में जो बता रहे हैं चीप एंड ईजीली अवेलेबल, यानी किफ़ायती भी रहना है और आसानी से दस्तयाब भी होना, मतलब अवेलेबल होना। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम यही एग्जांपल को कोयला और लकड़ी को अगर हम लेके देखेंगे, कोयला हमारे को अगर होना है तो हमें कान से मिलता है कोयला, यानी जो कोयले की कान होती है। अगर हमको कोयला लाने के लिए हिमालय पहाड़ जाना है तो हम इसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बोल सकते। उसके कंपेयर में अगर लकड़ी हमें बाजू जंगल से मिलती है तो इसका मतलब लकड़ी जो है सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। तो दूसरी चीज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की हमें जो देखनी चाहिए वो ये है कि किफ़ायती और आसानी से दस्तयाब हो। तीसरा जो चीज़ है हमारे को ईजी टू स्टोर एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी नकल हमल और ज़ख़ीरा में आसानी हो। यानी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहता है उसको हमें आसानी से नकल हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन भी करने आना और ज़ख़ीरा यानी स्टोरेज भी। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमिकली भी वो अच्छा है, यानी सस्ते में मिलना। नेक्स्ट है माहौल को आलूदा ना करे, यानी नो पोल्यूशन, यानी इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अच्छा सोर्स एनर्जी का वो होता है जिसमें हमें ये 4 पॉइंट्स, हम इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। यानी अच्छा सोर्स वो है जिसमें फी इकाई कमियत ज़्यादा काम कर सके, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। किफ़ायती और आसानी से दस्तयाब हो, यानी चीप एंड इजीली अवेलेबल। नकलो हमल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों में भी यह आसानी हो और माहौल को आलूदा ना करे। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें का, यानी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में, यानी तो ये आसानी से याद रह सकता है। हो सके तो इसको क्या है पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, यानी जो तवन्नाई के जो ज़राए हमारे वो 2 टाइप के हैं। यानी वो कौन से 2 टाइप के हैं देखेंगे हम, यानी 2 टाइप्स के जो है सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। एक है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। उर्दू में अगर हम इसको बोलेंगे तो रिवायती और गैर रिवायती। पूरा पढ़ेंगे तो तवन्नाई के रिवायती ज़राए, तवन्नाई के गैर रिवायती ज़राए, यानी कन्वेंशनल एनर्जी, सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एंड सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो अब हम इस चीज़ को क्या है डिटेल में देखेंगे कि भाई व्हाट इज़ मीन बाय कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, यानी रिवायती और गैर रिवायती तवन्नाई के ज़राए क्या हैं। इसमें और एक चीज़ हम देखेंगे कि ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को छोड़ के इसको हम और एक भी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद। नाकाबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये हम पिछले जमातों में भी यानी पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, जैसे 9th में 8th में ये टर्म आ चुका है। फिर भी मैं इसको डिस्कस किया, आखिर में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है सो हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए कन्वेंशनल यानी रिवायती। अब देखेंगे कि रिवायती और कन्वेंशनल हम बोलते हैं किसको हैं। ऐसी चीज़ या ऐसा एनर्जी का सोर्स जो हम कई सालों से उसका यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स, जो हमारे पिछले आबाद यानी पहले से, यानी लोग जो कंटिन्यूसली जो चीज़ को इस्तेमाल करते आ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को, वो सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, उर्दू में रिवायती। अब जैसे कि उसको हम एग्जांपल्स के ज़रिए समझने के वास्ते वो क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोले तो फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब रकाजी ईंधन। रकाजी ईंधन किसको बोलेंगे, यानी ऐसा ईंधन होता है जो ज़मीन में से निकलता है, यानी कई मिलियन सालों तक जो ज़मीन में सड़ने और गलने के बाद जो फ्यूल हमें मिलता है उस फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, उर्दू में उसको रकाजी ईंधन। अब वो क्या है, जैसे कोल यानी कोयला, वुड लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, यानी कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ये भी हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं।
अब हम इसको किस तरह से अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको समझाऊंगा कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो कोल हो, वुड हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी हो, हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं यानी बर्न करते हैं। बर्न करके जो चीज़ हम हासिल करते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बर्फ़ी तवन्नाई। तो अब ये कहाँ पर हम करते हैं और कैसे करते हैं, हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। यानी हम जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट, हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगला टॉपिक है हमारा थर्मल पावर प्लांट। उर्दू में भी हम उसको थर्मल पावर प्लांट के नाम से ही पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल डायग्राम डाला है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। एग्जैक्ट तो नहीं है बट समझने के लिए मैंने एक रफली स्ट्रक्चर ड्रा किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, बस आप ज़रा गौर से इसको देखिए और कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हम इसको बोलेंगे फॉसिल फ्यूल यानी रकाज़ ईंधन। ये चाहे कोयले की शक्ल में हो या लकड़ी की, दोनों भी जो है सो फॉसिल फ्यूल है। तो अब इसको करते हैं क्या है, हम ये इसको जब हम आग लगाते हैं तो ये आग के वजह से हीट जो है हम पानी को गर्म करते हैं, यानी पानी गर्म करते हैं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके। यानी फॉसिल फ्यूल को जलाते हम, जला के पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म होने के बाद जो चीज़ हमको पानी गर्म होने के बाद जो मिलती है वो है भाप यानी स्टीम। अब वो भाप को हम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने, किस तरह से वो देखेंगे। जब यहाँ से आग जलती है और पानी गर्म होता है और भाप निकलती है तो हम क्या है यहाँ पर टरबाइन्स यूज़ करते हैं। टरबाइन्स नथिंग बट एक चक्की समझो, गोल जो फिरने वाला पंखे को बोलते हैं टरबाइन। ये भाप से क्या है टरबाइन घूमता है। ये टरबाइन कनेक्टेड होता है डायनोमो को, और डायनोमो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब टरबाइन जैसा घूमता है, डायनोमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमको रोशनी की शक्ल में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल नहीं है, बस क्या है हम फॉसिल फ्यूल को जलाकर भाप पैदा करते हैं और उस भाप से हमारा टरबाइन घूमता है जिसके वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इजी वे में इसको याद रख ले सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें और एक चीज़ हमको जो याद रखना है, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म्स कैसे होता है। जब फर्स्ट जो है सो यहाँ पर हम जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो हमको हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तवन्नाई यानी एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से फाइनली हमारे जो मिलती है वो है बर्फ़ी तवन्नाई। तो ये है थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस। कुछ भी नहीं है, आसान। ये स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, दिमाग में बैठेंगे तो हमको आसानी से समझ में आता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के बाद हम जो दूसरी जो चीज़ है वो डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट यानी हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रा मतलब नथिंग बट पानी को हम बोल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ यानी पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक फिगर ड्रा किया है, एक स्ट्रक्चर रफली, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है सो हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है सो जो रिजर्वायर रहते हैं हमारे, जहाँ पर हम पानी को स्टोर करते हैं, वहाँ पर हमें एक डैम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। डैम जो है दिख रहा है आपको, ये डैम है। वैसे भी डैम का नाम आप लोग सुने होंगे और कुछ देखे भी होंगे। तो डैम का जो पर्पज़ है उसके अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए और दूसरे भी पर्पज़ के लिए भी डैम का यूज़ होता है। मगर हम यहाँ जो डैम का जो हमारा यूज़ है वो हम स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। तो होता क्या है, यहाँ थोड़ा इस फिगर पे गौर कीजिए आप लोग। ये जो डैम है, डैम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा तामीर करते हैं इसको कि इसके एक तरफ पानी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ कम। तो बीच में बनाते हैं इसको। बनाने के बाद यहाँ पर जो डैम है, डैम को बनाते टाइम यहाँ पर इसको गेट्स लगाते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, गेट है। अब ये जो गेट है, पानी इधर डैम के इधर साइड है
तो जैसे क्या है, हम इस गेट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर रास्ता होता है पानी जाने का। तो पानी जो है सो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर रहने से पानी जैसे ही गेट ओपन करते हैं बहुत ही स्पीड से फ्लो होता है गेट के थ्रू। और यहाँ पर जो है सो अंदर हम टरबाइन कनेक्ट करते हैं, टरबाइन से डायनामो होता है। जिस तरह जैसे ही पानी का प्रेशर ज़ोर से इधर गेट के थ्रू आता है, जैसे अंदर आने के बाद जब इस टरबाइन पर पानी पड़ता तो टरबाइन क्या होता, रोटेट होना स्टार्ट होता, यानी बहुत फास्ट से रोटेट होता। जितने फास्ट ये रोटेट होते जाता है उतने ही फास्ट से जो है सो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस है हाइड्रो पावर प्लांट का। कुछ नहीं है इसमें भी, जस्ट क्या है, एक रिजर्वायर पर डैम बनाते हैं और वो डैम में जो है सो गेट लगाते हैं, पानी के प्रेशर से टरबाइन हमारा रोटेट होता है और उसी रोटेशन की वजह से डायनामो की मदद से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट। तो आसान है, इसको भी फिगर के ज़रिए हमें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बाद। अभी ये हाइड्रो पावर प्लांट जो हम देखें, इसमें कुछ चीज़ें खूबियाँ और खामियाँ हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम वो देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसान क्या है वो भी देखेंगे। यानी जो भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट के क्या फ़ायदे हैं। पहले बात तो इससे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, जो तवन्नाई, बरक़ी तवन्नाई हम इससे निकाल रहे हैं, उसमें कोई माहौल को कोई आलूदगी नहीं होती, यानी आलूदगी नहीं, किसको, माहौल को, यानी नो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट को कोई पोल्यूशन नहीं होता इससे, यानी ये इको फ्रेंडली है। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो एनर्जी है हाइड्रो पावर प्लांट के ज़रिए हम जो ले रहे हैं वो रिन्यूएबल है। अब यहाँ पर जो वर्ड है रिन्यूएबल, या मतलब काबिल तजदीद, इस चीज़ को हम ज़रा देखेंगे। ऐसे तो ये मालूम है कोई वर्ड हमको न्यू नहीं है, ये फेमिलियर ही है। रिन्यूएबल मतलब ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रो पावर प्लांट, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। मतलब बारिश का पानी आता रहता है, फिर हम इसको बार बार क्या है पानी को यूज़ करके एनर्जी को यूज़ में ला सकते हैं। तो ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो ये भी एक फ़ायदा है इसका। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्लड, मतलब सैलाब पर काबू। कई जगह हम देखते हैं कि खासकर हमारे हिंदुस्तान में बारिश का मौसम जैसा ही आता है, बहुत सी नदियों के बांध टूट जाती हैं और गाँव में सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है। अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डैम से क्या होता है, वो फ्लड को हम रोक सकते हैं, यानी पानी के लेवल को अपने हिसाब से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है डैम बनाने का और हाइड्रो पावर प्लांट का। तो ये तीन फ़ायदे हैं इसके, यानी इससे जो हमको एनर्जी मिलती है उससे कोई माहौल को आलूदगी नहीं होती, काबिल तजदीद है ये, और सैलाब पर काबू भी पाने में आसानी होती है, मतलब नो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, रिन्यूएबल सोर्स है और प्रिवेंट द फ्लड्स। ओके, ये तो हो गए फ़ायदे किसके, हाइड्रो पावर प्लांट के। नेक्स्ट जो है हम इसके नुकसानात देखेंगे कि फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात क्या है इसके। पहले बात तो जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी ज़मीन होना पड़ता, मतलब जो एरिया लगता है हमारे को बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे जिसके वजह से एग्रीकल्चर जो लैंड्स रहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी एक बड़ी तादाद में, यानी बड़ी मात्रा में जो ज़मीन लगती है पानी को स्टोर करने के लिए, उसके लिए वो ज़मीन के चलते हम क्या है, कई वहाँ की पूरी ज़मीन को क्या है, हम जो खेती बाड़ी जो करते हैं लोग ज़राअत, वो ज़मीन भी चले जाती है। तो इसलिए क्या है, एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके साथ साथ वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो भी हैं, वो भी क्या है इसके चलते डिस्ट्रॉय होती है। तो ये एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी ज़राअत की जो ज़मीन है वो तबाह हो जाती है। दूसरा जो है सो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय, मतलब माहौलियाती निज़ाम भी तबाह होता है, यानी जिस एरिया का, जिस जगह पर हम डैम बनाते हैं वहाँ का जो माहौलियाती निज़ाम होता है, यानी इकोसिस्टम, वो भी डिस्ट्रॉय होता है। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट, मतलब जब हम एक डैम बनाना सोचते हैं या डैम बनाते हैं तो उसको बहुत बड़ी लागत लगती है, यानी खर्च बहुत ज़्यादा होता है डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये तीन जो है सो डिसएडवांटेजेस हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के, यानी फ़ायदे तीन और नुकसान तीन। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाइड्रो पावर प्लांट के खूबियाँ और खामियाँ, यानी तो फ़ायदे और नुकसान बयान कीजिए। तो हम आसानी से तीन फ़ायदे तीन नुकसान बयान कर सकते हैं।
तो ये आसान है, आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रो पावर प्लांट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, वो है हमारी विंड एनर्जी, मतलब हवाई तवन्नाई, यानी हवा से तवन्नाई। विंड मतलब हवा को बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम विंड एनर्जी के बारे में कि विंड एनर्जी क्या है। हम कहीं देखे होंगे या हमारे नज़र पड़े होंगे कि भाई ये जो मैं ड्रा किया हूँ फिगर, ये हमारा विंड मिल है, इसको क्या बोलेंगे हम, विंड मिल। ठीक है, तो ये बड़ा सा एक पाइप के शक्ल में होता है और उसको पंखे लगते हैं, टरबाइन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो हम इसको हवा की एनर्जी को यूज़ करके हम जो है सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका प्रोसेस कैसा है हम वो देखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं पाइप का और उसको टरबाइन फिक्स करती हैं, और वो जो चलती हैं वो हवा से चलती हैं। यानी इसको चलने के लिए जो हवा की मिनिमम रफ्तार चाहिए हमको 15 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 टू 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स की जब हवा रहेंगी तब हमारे टरबाइन रोटेट होंगे। जैसे टरबाइन रोटेट होने के हमारे ये जो पंखे दिख रहे हैं हमारे गोल घूमना चालू होंगे, तो उसके मदद से जो है सो यहाँ पर जो हमारा डायनामो होता है, डायनामो के जरिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इजी प्रोसेस है, याद रखने की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम देखेंगे कि भाई विंड एनर्जी के फ़ायदे और नुकसान। पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो विंड एनर्जी है एक बड़ा पंखा होता है और हवा के ज़रिए ये रोटेट होता है, घूमता है। वो घूमने की वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे विंड एनर्जी के फ़ायदे क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए विंड एनर्जी भी क्या है, इको फ्रेंडली होती है, मतलब माहौल दोस्त। इससे भी कोई माहौल को नुकसान नहीं है, मतलब कोई माहौल में गंदगी वगैरह क्या होना, तो सीधा सीधा इसको इको फ्रेंडली बोल सकते हैं, जो एनर्जी हम तैयार कर रहे हैं थ्रू हवा से या विंड से। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा फ़ायदे में यानी एडवांटेजेस में वो है इको फ्रेंडली। दूसरी जो चीज़ है रिन्यूएबल है, मतलब ये भी जो है सो काबिल तजदीद है। हवाएँ तो डेली चलते रहते हैं, तो ये भी रिन्यू यानी जब हवाएँ चलेंगी तब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा क्या है इसका, तो वन टाइम एक्सपेंस, यानी एक दफ़ा इसको खर्च करने के बाद में ज़्यादा खर्च नहीं लगता, यानी बार बार खर्च करने की ज़रूरत नहीं। एक ही बार इसको फर्स्ट कॉस्ट में जो है उसको इंस्टॉल कर देते हैं हम, उसके बाद ज़्यादा खर्चा इसको नहीं आता। तो ये 3 फ़ायदे हैं विंड एनर्जी के। एक तो इको फ्रेंडली है ये, दूसरा रिन्यूएबल है, तीसरा वन टाइम एक्सपेंस है। अब इसके हम देखेंगे चल डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि फर्स्ट है इसको लार्ज एरिया, इसको बिठाने के लिए बहुत बड़ी जगह होना चाहिए। और एक चीज़ जो हम इसको बारे में हम देखेंगे, तो ये जो विंड मिल हैं, एक विंड मिल से कुछ ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है, और विंड मिल के पूरा फार्म डालना पड़ता है, यानी कंटिन्यूसली बहुत सारे पंखों को लगाना पड़ेगा हमारे को, ताकि अलग अलग पंखों से बहुत ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। तो इसको एरिया बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहला क्या है, लार्ज एरिया, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है ना, बहुत बड़ा एरिया लगता है। दूसरा क्या है मालूम, डिफ़िकल्ट विंड। दूसरी जो है डिफ़िकल्ट विंड, मतलब हवाएं क्या है हमेशा 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार में नहीं चलती। जब ये रफ्तार में चलेंगी तभी हमारे जो पंखे हैं ये वो रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कभी हवाएं कम रहती तो उस टाइम क्या है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, यानी नहीं होता। और कभी कभार हवाएं बहुत ज़्यादा भी चलती, उस टाइम क्या होता, पंखे सीधा नीचे आ जाते हैं, तो वो मसला अलग है। तो सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पर हम बोलेंगे रफ्तार हवा 15 से 20 किलोमीटर नहीं होती, यानी हमेशा एक ही रफ्तार नहीं होती। कम ज़्यादा होने की वजह से पंखों कभी प्रोड्यूस होती है कभी नहीं होती, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। लास्ट वन है कॉस्ट है। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी शुरू का बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब शुरुआत में जो रकम लगती है इसको बनाने के लिए बहुत कसीर लगती है। तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी का एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक तो विंड एनर्जी का जो हम एक टरबाइन इसको जो लगाते हैं वो किस तरह से इंस्टॉल होता है और क्या क्या चीज़ें लगते हैं इसको। 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवाएं चलेंगे तो हमारे पंखे रोटेट होंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके 3 फ़ायदे हैं और 3 नुकसान। क्या हैं 3 फ़ायदे, ये माहौल दोस्त है, काबिल तजदीद है और बार बार खर्च करना नहीं पड़ता एक ही बारे में। और उसके नुकसान, ज़्यादा ज़मीन लगती है इसको, रफ्तार हवा की रफ्तार हमेशा 15 से 20 किलोमीटर होनी चाहिए जो नहीं होती हमेशा। और तीसरा शुरू में कसीर रकम लगती है। तो ये था हमारा विंड एनर्जी। तो
डियर स्टूडेंट, हमने आज कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, तो उम्मीद करता हूँ मैं जो आज दो चार जो भी हमारे टॉपिक्स हो गए आपको समझ में आए होंगे। तो इसके आगे का जो चैप्टर है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो ये जो भी है आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा वहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको स्टडी कीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहाँ पर पार्ट 1 यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं आगे का चैप्टर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो शुक्रिया आप सब लोगों का ध्यान से सुनने के लिए।